Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next lecture that is non-cooperation and खिलाफत movement. Obviously अब गांधीयन फेस में हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं. We have elaborately seen कि how Gandhi created his ideology as well as political methodology and tools when he was fighting the struggle of the non-white people in South Africa. thereafter फिर हमने ये भी देखा था कि वंस गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया तो इन बिटवीन 1915 से लेके 1919 के बीच में गांधी जी एग्जैक्टली कर क्या रहे थे. इसमें एंटायर टूर ऑफ इंडिया, ये टूर में गांधी जी का अंडरस्टैंडिंग क्या रहा है, हाउ ही आइडेंटिफाइड डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड ही ट्राई टू अपीज दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सबसे पहले कंजर्वेटिव सेक्शन को अपीज किया गया था वाया अपीयरिंग फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज ओपनिंग सेरेमनी. thereafter फिर अहमदाबाद, खेड़ा एंड चंपारण सत्याग्रह, नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बट बेसिकली तीनों सत्याग्रहों में फाइनली गांधी जी ने इंडिया का जो रूरल पॉपुलेशन है, पीजेंटाइन पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर पॉपुलेशन, ये दोनों को हार्नेस करना चालू किया. एंड आफ्टर गांधी जी ने, हम लोगों को पता है, हमने देखा हुआ था कि अल्टीमेटली एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी किया था विच वॉज इज फर्स्ट पैन इंडियन मूवमेंट. ये पहली पैन इंडियन मूवमेंट अल्टीमेटली कोलैप्स बिकॉज ऑफ जनरल डायर एज वेल एज माइकल ओडवेयर्स पॉलिसी. तो वो भी हमने इलेबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ है. फर्दर वी हैव सीन कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड अब इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जैक्टली कर क्या रहा था. इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिटवीन 1915 से लेके 1919 के बीच में वॉज हैवीली डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन. वाई? बिकॉज मॉडरेट सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट लीडर है दोज वर डाइड और दोज हैड डाइड बिफोर. इसमें हमने देखा था कि 1914 में गोपाल कृष्ण गोखले डाइड, 1915 में वी कैन से 1914 में फिरोज शाह मेहता डाइड, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले डाइड, 1916 आते आते फाइनली इवन दादा भाई नौरोजी वॉज नो लॉन्गर देयर. एंड दैट इज हाउ वी कैन से कि अब धीरे धीरे लोकमान्य तिलक का इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे बढ़ेगा. एंड लोकमान्य तिलक के इन्फ्लुएंस के अंडर फाइनली फिर लखनऊ पैक्ट एंड आफ्टर फिर स्प्लिट विद इन कांग्रेस, अ काइंड ऑफ द स्प्लिट वी कैन से. अल्टीमेटली कांग्रेस में देयर वॉज नो लीडरशिप. Annie Besant supported government after Montagu Declaration and Lokmanya Tilak ultimately went to London in order to fight case against Valentine Chirol. So Indian politics by the time period of 1919 aate it was facing a tough task. Why the task was there? The task was there because there was no leadership. And यही leadership harness करने के लिए फिर गांधी जी ने अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया. इन आवर लास्ट लेक्चर फिर हम लोगों ने 1919 के दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट देखे थे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड अंडर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एंड देयरआफ्टर वी कैन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना हुआ था उसमें भी क्या हुआ. अब फाइनली वी हैव टू एंटर इनटू 1920 एंड 1920 में जो दो इंपॉर्टेंट मोमेंट इंडिया में चले दैट इज खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब इनके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे बट अगेन आगे जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू द पीपीटी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. एंड अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है which you want to ask to me, then obviously feel free to reach out to me on the Instagram channel of us. So let's just move towards the lecture. अब एक एक करके देखते हैं कि 1920 से लेके 22 का जो टाइम पीरियड रहा है, this particular time period was dominated by non-cooperation as well as खिलाफत movement. Non-cooperation movement बाद में आई, खिलाफत movement was launched in 1919 itself. नवंबर 1919 में खिलाफत मूवमेंट बाय एंड लार्ज लॉन्च की गई थी एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ अगस्त 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई. एंड वी नीड टू बेसिकली एंटर इनटू बोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंड वी हैव टू सी कि इनका एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या रहा है, कॉजेस क्या रहे हैं, देयर आफ्टर ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट इम्प्लीमेंट कैसे गई, एंड ऑफ द मूवमेंट कैसे हुआ एंड देयर आफ्टर इसका हम लोगों को एनालिसिस भी देखना है. तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू इट कि ये एवरीथिंग बेसिकली स्टार्टेड विद certain level of the international development या फिर certain level of domestic development we can say that. Let's go one by one कि एक background अगर हम लोग देखते हैं तो there were certain international development first of all. हमने देखा था कि World War I had started in 1914. 1914 में जो World War I चालू हुआ था इसी टाइम पीरियड में Britishers wanted help of India. In order to take help of India, Britishers ने multiple internal policies adopt करके रखी थी. जैसे हमने देखा था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप अरेस्ट की गई थी इनको रिलीज किया गया था ताकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर अपने फॉलोवर जो है ब्रिटिश वॉर एफर्ट के फेवर में लेके आए. तिलक हो सकते हैं या फिर इवन लाला लाजपत राय हो सकते हैं, सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स को इस पीरियड ऑफ टाइम में सपोर्ट करके रखा था. एंड वैसे ही फॉर द मुस्लिम सेक्शन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस देके रखा हुआ था कि मुस्लिम लोगों का खलीफा मतलब बेसिकली रिलीजियस हेड. ये टाइटल जो है मुस्लिम रिलीजन में काफ़ी मायने रखता है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस्लामिक रिलीजन में गॉड जो है इट इज़ अल्लाह. अल्लाह के मैसेजेस अर्थ पे स्प्रेड करने का काम करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर.
एंड प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर के मैसेजेस को अर्थ के ऊपर अब उनके बाद स्प्रेड करने का काम कौन करेगा? तो खलीफा करेगा। 1919 आते आते ये पर्टिकुलर टाइटल वाज विद ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन टर्क्स वेर द रूलिंग प्रिंसिपैलिटी ऑफ मॉडर्न डे टर्की। तो मॉडर्न डे टर्की जो है बेसिकली उसकी एक रूलिंग प्रिंसिपैलिटी ऑटोमन टर्क्स रहे हैं। एंड ऑटोमन टर्क्स ऑब्वियसली इनके अंडर जो बेसिकली खलीफा का टाइटल रहा है या फिर खलीफा ये लोग खुद को बुलाया करते थे, दे हैड सपोर्टेड जर्मनी। ऑटोमन टर्क्स ने जर्मनी को जहाँ पे सपोर्ट कर दिया वहाँ पे ऑब्वियसली फिर इंडियन मुस्लिम पड़ गए धर्म संकट में। अब किसको सपोर्ट करे? जर्मनी एंड ऑटोमन टर्क को सपोर्ट करे या फिर वी शैल बी सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लोगों को प्रॉमिस दे के रखा हुआ था। तो प्रॉमिस वॉज प्लेन एंड सिंपल कि अगर ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 में जीत जाते हैं देन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? दे विल नॉट टच ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की के साथ लीनियंट मेजर्स लिए जाएंगे एंड ऑटोमन टर्की को डिसमेंबर नहीं किया जाएगा। ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस अल्टीमेटली मुस्लिम लीग के लीडर जो है दे वर कॉन्टैक्टेड अपॉन मल्टीपल मुस्लिम लीग के लीडर, प्रिसाइजली आगा खान की अगर बात करें, वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। ही हैड कैंपेन फॉर द ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स अगर बोल रहे हैं तो ब्रिटिशर्स के साथ रहते हैं एंड ब्रिटिशर्स के साथ रह के अल्टीमेटली अगर ऑटोमन टर्की हार भी जाती है तो लेटर ऑन वी कैन आस्क ब्रिटिशर्स नॉट टू डिसमेंबर ऑटोमन टर्की। तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ द थिंग फॉर द इंडियन मुस्लिम। इनको तो भरोसा था ही ऑटोमन टर्की जीत जाएगा, बट अगर नहीं भी जीत गया तो वी विल साइड विद ब्रिटिशर्स एंड फोर्स ब्रिटिशर्स नॉट टू टेक एनी मेजर्स अगेंस्ट ऑटोमन टर्की। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1919 आते आते व्हेन जर्मनी हैड कैपिटुलेटेड, when Ottoman Turks had capitulated, then obviously Britain had made its intention quite clear. ब्रिटेन ने बेसिकली 1919 के अराउंड ही बेसिकली ये बताना चालू करके रखा था कि वेरी सून ऑटोमन टर्की का एक डिसमेंबरमेंट किया जाएगा। यही टाइम पीरियड में बैल्फर डिक्लेरेशन भी आया था। बैल्फर डिक्लेरेशन के थ्रू इट वाज डिसाइडेड कि वेरी सून ऑटोमन टर्की के एम्पायर के कहीं ना कहीं तो बीचों बीच वी आर गोइंग टू गिव अ सेपरेट नेशन फॉर जीविश पीपल ऑल्सो। एंड इट वॉज कंसिडर्ड एज अ बिट्रियल ऑफ ब्रिटिशर्स एज फार एज इंडियन मुस्लिम्स आर कंसर्न। इंडियन मुस्लिम्स ने अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर आवाज़ उठानी चालू की कि यू हैड गिवन अस सोलेमन प्रॉमिस दैट इफ़ वी हेल्प यू देन यू विल नॉट डिसमेंबर टर्की। एंड यहाँ पे अब आप क्या बातें कर रहे हो? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कैरी आउट डिसमेंबरमेंट ऑफ द टर्की। तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1919 रहा है कि पोस्ट वॉरफेयर, अब वॉरफेयर खत्म होने के बाद जो एलाइड नेशन मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर वाले नेशन, इन्होंने जो बिट्रेयल करके रखा हुआ है दैट वन। वैसे वी कैन से दैट कि इसी टाइम पीरियड में अब नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज में फैल रहे थे। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट फैलने के पीछे मल्टीपल रीजंस रहे हैं। ये मल्टीपल रीजंस में सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट रीजन अगर हम देखें तो वी हैव नाउ इलैबोरेटली स्टडीड कि वे बैक इन 1896 इटली इथियोपिया के हाथ में हार चुका था। देयर आफ्टर हमने ये भी देखा था कि रशिया जो है इट गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ द जापान इन 1905 and thereafter World War I आते आते even Japan had participated in this particular warfare and Japanese imperialism अब इंडियंस अपने सामने देख रहे थे। तो दैट वाइट मैन सुप्रीमेसी एंड इंडियंस आर इन्फीरियर, ये वाले नोशन जो अब काफ़ी अच्छे खासे ब्रेक डाउन हो गए। एंड इसी टाइम पीरियड में वी कैन से दैट कि अब जो गांधी जी का प्रेजेंस इंडिया पे रहा है, तिलक का इम्पैक्ट इंडिया पे रहा है, इट वॉज एट इट्स ऑटमोस्ट। मॉडरेट लीडरशिप बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1919 डिस्क्रेडिट हो गई थी। एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, गांधीयन लीडरशिप ने मास मूवमेंट कर करके लोगों को ये चीज़ समझानी चालू की कि देखो जापान जीत रहा है, देखो इटली जीत रहा है अगेंस्ट इथियोपिया, इथियोपिया जीत रहा है अगेंस्ट इटली। तो डू नॉट बी अफ्रेड, ऐसा कोई पंगा नहीं है कि आप बेसिकली इंडिया में पैदा हुए होते यू आर इन्फीरियर पर्सन एंड वेस्टर्न पीपल आर सुपीरियर। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। एंड फिर ये नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो है वो भी अब अल्टीमेटली हार्नेस किए गए एंड देयर वाज अ ट्रिमेंडस सर्ज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट और नेशनलिज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम इन आवर कंट्री। एंड देयर आफ्टर फिर इल ट्रीटमेंट ऑफ द डिफीटेड पावर। एंड यही वाला पंगा है कि डिफीटेड पावर मतलब कौन है? तो ऑब्वियसली फिर ऑटोमन टर्क्स एंड देयर आफ्टर जर्मनी, इनका जो इल ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी इंडियंस के लिए फिर कुछ अच्छी चीज़ नहीं रही है। इनफैक्ट हमने देखा था कि जर्मनी जिमरमैन प्लान एंड दे वर रेडी टू हेल्प इंडियंस। फिर हमने ये भी देखा था कि ऑटोमन टर्क्स वर क्वाइट प्रिय या फिर डियर फॉर इस्लामिक सेक्शन। तो ये दो बिगेस्ट कंट्री रही है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 टू गेट डिफीटेड। एंड अगर ये दोनों कंट्रीज जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर 1 में हारने वाली, एंड ऑब्वियसली इंडियंस का इनसे बॉन्ड था। रेवोल्यूशनरीज वेर अपसेट इन आवर कंट्री एंड इस्लामिक सेक्शन वेर ऑल्सो अपसेट इन आवर कंट्री। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से कुछ डोमेस्टिक डेवलपमेंट भी इस टाइम पीरियड में चल रही थी। इसमें वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे वी कैन से दैट इकोनॉमिकल हार्डशिप। जब जब वॉरफेयर होगा तब तक इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। क्यों? बिकॉज आपके कंट्री के सारे ही रिसोर्सेज फिर वॉर में लगा दिए जाते हैं।
So much so that कि there is a tremendous amount of demand within your country but there is no supply because ये सारा का सारा supply आपने कहाँ पे डाल दिया है, तो obviously battlefield पे डाला हुआ है, and that's why there is a tremendous amount of the inflation. Demand is huge but supply is low, and अगर demand बहुत ज़्यादा है, supply कम है, तो obviously फिर inflation बढ़ेगा. जहाँ पे inflation है, महंगाई है, वहाँ पे फिर लोगों के लिए, ordinary लोगों के लिए economical hardship चालू होती है, and this economical hardship was also there during this particular time period. अल्टीमेटली यही टाइम पीरियड में हमने देखा था कि जो हाफ हार्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए, हम लोगों ने एक्ट ऑफ 1919 काफ़ी इलेबोरेटली कवर अप किया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में स्वराज तो आया ही नहीं, एंड स्वराज ना आने के साथ साथ मॉडरेट लीडरशिप जो है, इट वाज नाउ बेसिकली फास्ट लूजिंग इट्स फेस विद इन इंडिया. तो मॉडरेट लीडरशिप जो इंडिया की पॉपुलेशन को ब्रिटिशर्स के प्रो बना के रखे हुए थे, इनफैक्ट दैट पर्टिकुलर एंगल ऑल्सो वॉज नो लॉन्गर देयर. एंड देयर आफ्टर फिर रॉलेट एक्ट, जालियनवाला बाग हत्याकांड, मैसेकर, तो ये भी हमने इलेबोरेटली कवर अप करके रखा है. तो डोमेस्टिक एटमॉस्फियर एंड आफ्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट वेर राइप फॉर अ मोमेंट इन कंट्री. इनफैक्ट पीपल ऑफ इंडिया वेर वांटिंग टू शो देयर नेशनलिज्म, एंड ये नेशनलिज्म शो करने के लिए अब उनको एवेन्यूज की ज़रूरत थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ खिलाफत इशू. एज आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि ऑटोमन टर्की ये एक एम्पायर रहा है ऑटोमन टर्की के ऊपर. इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर, हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ के रखा था, दैट इज़ अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में हमने इलेबोरेटली देखा था कि ऑटोमन टर्की का बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हमने इलेबोरेटली कवर अप किया था. तो यही ऑटोमन टर्की वॉज एट अ डिफीटिंग साइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन. एंड ऑटोमन टर्की जैसे ही हारने की कगार पर आ गई, तो ऑटोमन टर्की का हेड, मतलब जो किंग ऑफ ऑटोमन टर्की है, ही वॉज खलीफा. एंड यही खलीफा के लिए इस्लामिक लोगों ने अपनी लॉयल्टी दे के रखी थी. इस्लामिक रिलीजन इज़ अ पेक्यूलियर रिलीजन वेयर बाय देयर इज़ नो नेशन स्टेट. नेशन स्टेट वाले कंसेप्ट जो इस्लामिक रिलीजन में ज़्यादा नहीं चलते हैं, वो रिलीजन में अल्टीमेटली पैन इस्लामिज़म चलता है. पैन इस्लामिज़म मतलब हम सारे ही इस्लामिक लोग हैं, एंड फिर हमारे बीच में कोई भी देश और दुनिया की दीवारें नहीं होनी चाहिए. एंड दैट्स फिर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मुस्लिम जिनमें अभी तक नेशनलिज्म नहीं फैला. इफ यू रिमेंबर, हमने नेशनलिज्म के ऊपर इलेबोरेटली बातें की है, एंड आफ्टर आपने देखा है कि रिलीजियस नेशनलिज्म एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. तो जो नेशनलिज्म का इम्पैक्ट अभी तक इस्लामिक सेक्शन पे नहीं आया है, तो दैट पर्टिकुलर इस्लामिक सेक्शन विच इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर टिल नाउ, ये इस्लामिक सेक्शन ने अपनी लॉयल्टी ऑटोमन टर्की को देके रखी हुई थी. एंड फिर इनके लीडर जो है, दे वर क्वाइट अपसेट कि इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही है. There were certain promises that were given to the Indian leadership, but that particular promises were not getting fulfilled. And Khalifa जो है basically, obviously it was about to get dismembered. And that's why फिर leader of this particular time period जैसे अली ब्रदर है, शौकत अली खान है, मोहम्मद अली है, ये सारे ही लोगों ने एक साथ आए, एंड 1919 के अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने फिर अपनी जो मूवमेंट है वो चलाई. The movement was basically run by All India Khilafat Committee. All India Khilafat Committee was created somewhere around July 1919. एंड जुलाई 1919 में जैसे ये कमेटी बन गई, ये कमेटी ने इनिशियल लेवल पे अपने 3 स्टेजेस के थ्रू जो है अपना प्रोटेस्ट चालू रखा था. सबसे पहले तो यू आर गोइंग टू टेक मीटिंग, पिटिशन, डेप्यूटेशन, ताकि इंडियन मुस्लिम का जो फेवर है वो आ जाए खिलाफत के साइड या फिर खलीफा के साइड. स्टेज 2 में फिर इन्होंने एक्टिव एजिटेशन के लोकल लेवल पे प्रोसेशन, पिकेटिंग कैरी आउट किए थे. एंड आफ्टर फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, एज आई टोल्ड यू, ये कमेटी ने अल्टीमेटली एक कॉन्फ्रेंस बुला के रखी थी. कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली नवंबर 1919 में हुई, एंड आउट ऑफ नोवेयर ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी केम इनटू पिक्चर. अगेन वी कैन क्लियरली से कि महात्मा गांधी वॉज एन एस्ट्यूट और श्रूड पॉलिटिकल लीडर. एज आई टोल्ड यू कि महात्मा गांधी वॉज अवेयर कि इंडिया में हिंदू कंजर्वेटिव, अर्बन, वर्कर एंड thereafter फिर पीजेंटाइन सेक्शन इन रूरल एरिया ये है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी इन आवर कंट्री, एंड दैट इज इस्लामिक कंजर्वेटिव मेजॉरिटी. एंड अगर आपके पास ये लोग भी आ गए, somehow down the line if you get popularity among this particular section, then ये particular section की popularity, हिंदू section की popularity is nothing but a deadliest combination under you. इनफैक्ट महात्मा गांधी जी जो है, उनको इंडिया में इतनी सुपीरियरिटी मिलने का ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न रहा है. इट वॉज महात्मा गांधी जिन्होंने फिर ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई किए, एंड आइडेंटिफाई करके इनका सपोर्ट जो अपने फेवर में लाया. इन एनी वेज अल्टीमेटली इट वॉज अली ब्रदर जिनके थ्रू महात्मा गांधी जो है बेसिकली खिलाफत मूवमेंट में आए, एंड खिलाफत मूवमेंट की चेयरपर्सनशिप गांधी जी को दी गई. चेयरपर्सनशिप देने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि गांधी जी की आइडियोलॉजी, गांधी जी के पॉलिटिकल टूल, एंड गांधी जी का सक्सेस जो साउथ अफ्रीका में भी हमको दिखाई दिया है, एंड देयर आफ्टर इंडिया में चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा में भी हमको दिखाई दिया है. एंड कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर, फाइनली नवंबर
1919 में महात्मा गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया एंड महात्मा गांधी जी जो है बेसिकली अब उनके हाथ में एक मूवमेंट दी गई कि नाउ यू हैव टू पुट प्रेशर अपॉन ब्रिटिशर्स सो दैट ब्रिटिशर्स विल एक्सेप्ट आवर डिमांड एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। डिमांड इज प्लेन एंड सिंपल कि हमारा खलीफा है, खलीफा को हाथ नहीं लगना चाहिए। कम वॉट में खलीफा शॉल नॉट बी डिसमेंबर्ड, खलीफा जो है उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द टेरिटरी रहनी चाहिए सो दैट ही विल रूल मक्का एंड मदीना। तो ये डिमांड है। अगेन इन नटशेल डिमांड को थोड़ा सा याद में रखोगे, टर्की शॉल नॉट गेट डिसमेंबर्ड, अगर टर्की डिसमेंबर हो रहा है तो खलीफा को हाथ नहीं लगाना है, दैट इज खलीफत शॉल नॉट बी अबॉलिश। Thereafter, sacred places of Muslim, that is Makkah and Medina, shall remain under Khalifa, and Khalifa or Khilafat shall be left with certain amount of the territory in order to manage that Makkah and Medina. वैसे मल्टीपल डिमांड जो है ये इन्होंने लाए थे। बट द मोमेंट गांधी जी अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919, ऑटोमेटिकली कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ना चालू हुआ। तिलक वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ द कांग्रेस एट दिस पीरियड ऑफ द टाइम, बट वो बैठे थे लंदन में। एंड एज आई टोल्ड यू कि खेड़ा सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी के जो एलिगेशंस है कांग्रेस के खिलाफ चालू हुए थे, द अल्टीमेट पर्पस वाज सेम कि कांग्रेस के सुप्रीम लीडर अगर आपको बनना है, यू हैव टू डिस्क्रेडिट द प्रेजेंट लीडरशिप दैट इज कंट्रोलिंग कांग्रेस, एंड प्रेजेंट लीडरशिप मतलब एक्सट्रीमिस्ट एंड तिलक। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी ने जैसे ही ये मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया, द क्वेश्चंस वर नेचुरली आस्क्ड टू कांग्रेस कि भाई अब आप क्या कर रहे हो। Obviously, Congress was in precarious position at this period of the time. It did not want to support this particular movement, but at the same period of the time, it understood that the winds are in favor of this particular movement. Winds are in favor of this movement मतलब जो दुनिया इंडिया का जो बेसिकली मिजाज था उस ज़माने में, इट वॉज इन फेवर ऑफ द मूवमेंट दैट इज़ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिखाई दे रही है। इवन हिंदू पॉपुलेशन वॉज इन सपोर्ट ऑफ द खलीफा मूवमेंट कि जो भी खिलाफा के साथ हो रहा है वो गलत चीज़ है। वैसे फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था एंड दैट्स व्हाई कांग्रेस की साख जो है वही दाव पे लगी थी। कांग्रेस इटसेल्फ वाज फेसिंग द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरआफ्टर मासेस जो है दे वर रेडी फॉर द मूवमेंट। मासेस को आपको एक मूवमेंट देनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट गिविंग मूवमेंट टू मासेस देन देयर माइट बी अ चांस कि इंडिया माइट गेट इरप्ट इन सर्टन टाइम इन फ्यूचर एंड दैट्स व्हाई फिर कांग्रेस एंड देयरआफ्टर फिर खिलाफत वाला इशू जो है एक दूसरे के साथ जो जुड़ना चालू हो गया। ऑब्वियसली इसमें फिर ट्रिगरिंग पॉइंट रहा है ट्रीटी ऑफ सेवरस। ट्रीटी ऑफ सेवरस वाज साइंड इन मई 1920। मई 1920 में फिर ऑटोमन टर्क एंड ब्रिटेन के बीच में ट्रीटी साइन हुई। इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वेर डिसाइडेड। सबसे पहले तो टर्की विल बी डिसमेंबर्ड, देयर आफ्टर खलीफा वाला टाइटल जो इट विल बी एबॉलिश एंड देयर आफ्टर फिर मक्का मदीना वाला एरिया विल गो अंडर ब्रिटिशर्स। तो मक्का मदीना विल रिमेन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इट वॉज एन अनाथेमा फॉर देन इस्लामिक कम्युनिटी कि हमारी सैक्रेड साइट Islamic religion की sacred site and who is now controlling those site, then obviously Britishers. And that's why फिर Treaty of Severus जैसे ही साइन हुई there was huge uproar in India. फाइनली फिर जून 1920 में अगेन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसकी मीटिंग बुलाई गई जिसके चेयरपर्सन गांधी जी थे एंड गांधी जी के अंडर एक प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट साइन किया गया। ये प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट बाय एंड लार्ज 1905 के स्वदेशी मूवमेंट जैसा ही रहा है कि हमने देखा था 1905 की जो स्वदेशी मूवमेंट रही है उसमें भी बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेज एंड देयर आफ्टर लॉ कोर्स था, तो वही चीज़ इन्होंने वापस से रिट्रीट कर दी। एंड इट वाज प्रिसाइजली वी कैन से कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1920 के जून आते आते अल्टीमेटली ये मूवमेंट जो है फॉर्मली लॉन्च हो गई। ये मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च करने का काम जो है गांधी जी ने किया ऑन 1 अगस्त। ऑब्वियसली खिलाफत कमेटी में फिर कुछ और प्रपोजल भी पास होकर रखे हुए थे, दैट इज़ रेजिग्नेशन देंगे, देर आफ्टर फिर बॉयकॉट करेंगे एक्सेट्रा। जो अभी हमने देखा था कि बाय एंड लार्ज यही वाली चीज़ है 1905 वाले सेशन में भी हुई थी। बट महात्मा गांधी एंड ऑल पार्टी खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने ये पर्टिकुलर चीज़ें पास करके अल्टीमेटली फिर कांग्रेस पे प्रेशर बढ़ाना चालू किया कि सिंस नाउ वी आर लॉन्चिंग द मूवमेंट अल्टीमेटली यू शॉल ऑल्सो बी लॉन्चिंग मूवमेंट। यही टाइम पीरियड में दैट इज 6 जून 1920 को गांधी जी केम आउट विद एन इलैबोरेट प्रपोजल कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी इज फाइटिंग फॉर देयर राइट, दैट इज राइट ऑफ खिलाफत, एंड ऑब्वियसली यही वाला राइट जो है हिंदू कम्युनिटी का भी है एंड दे शॉल ऑल्सो बी फाइटिंग। व्हाई दे शॉल बी फाइटिंग? बिकॉज हिंदू कम्युनिटी को अभी तक अपना स्वराज नहीं मिला है एंड देयर आफ्टर फिर जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है उसके वजह से सिख कम्युनिटी शॉल ऑल्सो कम इनटू दिस पर्टिकुलर मोमेंट एंड दैट्स हाउ गांधी जी ने 6 जून 1920 को ही फिर ये ट्राईफोल्ड एजेंडा दे के रखा था कि वी नीड टू लॉन्च मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है बेसिकली कब तक चलेगी? जब तक खिलाफत रॉन्ग, देयर आफ्टर फिर जालियनवाला बाग रॉन्ग इज नॉट रिमूव्ड एंड देयर आफ्टर वी कैन से दैट 1920 में स्वराज जो है बेसिकली इट इज़ नॉट अचीव्ड। तो स्वराज अचीव करना है, खिलाफत रॉन्ग,
एंड उसके साथ साथ जालियनवाला बाग हत्याकांड रॉन्ग जो है बेसिकली वो दूर करना है। एंड ये प्रपोजल कांग्रेस को दिया, बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने इनिशियल लेवल पे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि यही टाइम पीरियड में तिलक हु वॉज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एज ओल्ड इलनेस था इनको, और उम्र भी हो गई थी। तो तिलक जो है बेसिकली ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वॉज बेसिकली एलिंग एंड अल्टीमेटली ही डाइड प्रिसाइडली ऑन 1 अगस्त 1920। यही 1 अगस्त 1920 को फाइनली गांधी जी जो है वो गए पूना में उनके फनरल राइट्स में पार्टिसिपेट भी किया। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिम्बॉलिक मोमेंट whereby baton of Indian national leadership was passed from the hand of लोकमान्य तिलक टू महात्मा गांधी। एंड फिर महात्मा गांधी ने यही पर्टिकुलर दिन में एक तिलक स्वराज फंड जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखा था। तिलक स्वराज फंड वॉज ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपये का तिलक स्वराज फंड ऑर्गेनाइज किया था, ताकि बेसिकली यू हैव टू गैदर दिस फंड। एंड फिर ये फंड गैदर करने के साथ साथ महात्मा गांधी जी ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि वी आर लॉन्चिंग खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत एज वेल एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज गांधी जी कॉल्ड इट। अल्टीमेटली जैसे ही गांधी जी ने मूवमेंट चालू कर दी, ऑल पार्टी खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने इसको सपोर्ट दे के रखा था, तो नेचुरली फिर कांग्रेस जो है अब उनके तरफ भी ध्यान जाएगा। कांग्रेस अल्टीमेटली रियलाइज कि इट हैज़ नो अदर ऑप्शन देन टू सपोर्ट गांधी। इनफैक्ट गांधी जी को सपोर्ट करने के पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा है कि कांग्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेटेड बाय द राइट विंगर नेशनलिस्ट। इसके ऊपर अब हमने इलेबोरेटली चर्चा करके रखी थी इन द प्रीवियस लेक्चर। मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बता के रखा था। एंड कॉम्पोजिशन में हमने देखा था कि कांग्रेस वॉज हैवीली डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण, एंड इन दैट कैपेसिटी राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन उनको हिंदवी स्वराज्य देर आफ्टर फिर गांधी जी के जो रिलेशन रहे हैं मदन मोहन मालवीय या फिर इवन लाला लाजपत राय, इसका फायदा जो है बेसिकली फिर गांधी जी को होता हुआ दिखाई दिया है। गांधी जी के लिए अल्टीमेटली राइट विंगर लीडरशिप विद इन कांग्रेस जो है एक चैंपियन एंड फाइनली एक स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 में बुलाया गया। अगस्त 1920 में ये मूवमेंट जो है फॉर्मली लॉन्च हो गई, खिलाफत नॉन कॉपरेशन। एंड फिर यही मूवमेंट जो है अल्टीमेटली कांग्रेस ने अपने सितंबर के कैलकाटा सेशन में अडॉप्ट की। कांग्रेस ने अल्टीमेटली अपना एक रेजोल्यूशन पास किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस इज सपोर्टिंग, एंड कांग्रेस ने सपोर्ट करके फिर कुछ चीज़ें जो है बेसिकली डिसाइड की गई। बॉयकॉट ऑफ कोर्ट करेंगे, बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेज करेंगे, सरेंडरिंग ऑफ द टाइटल ऑफ ऑनर, देर आफ्टर फिर खादी को प्रमोट करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करना है, नो टैक्सेस, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, एंड देर आफ्टर रेजिग्नेशन देंगे। तो बाय एंड लार्ज वही वाला पंगा है जो 1905 में कांग्रेस ने अडॉप्ट करके रखा था। इनफैक्ट कांग्रेस की ये जो मेथोडोलॉजी रही है मास मूवमेंट की, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है कि आप लोकल लेवल पे क्या करोगे, आप लोकल लेवल पे जाके आप बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट लॉकआउट करोगे एंड प्रमोशन ऑफ खादी करोगे। I have talked elaborately about all this particular angle, so that's why I'm not going to talk about it again. पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सारे के सारे डायमेंशन समझा के रखे थे कि कांग्रेस इन्होंने ये वाले प्रपोजल्स क्यों पास करके रखे थे। ऑब्वियसली यही प्रपोजल के ऊपर फिर गांधीयन मेथोडोलॉजी इज देयर कि आप ये सारी चीज़ें तो करोगे, बट इसके अलावा फिर हंगर स्ट्राइक है, सिविल डिसोबीडियंस है, तो वैसे वो वाली सारी चीज़ें जो वो भी आप करोगे। बट एनीवेज कांग्रेस ने जैसे ये चीज़ें पास कर ली इन इट स्पेशल सेशन, देन उसके बाद में गांधी जी जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर हावी होने वाले थे। एंड फॉर दैट पर्पस फिर दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर सेशन रहा है, दैट पर्टिकुलर सेशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन द चेयरपर्सन वाज सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य के अंडर ये जो सेशन हुआ था, ये पर्टिकुलर सेशन जो है वॉज अंडर द ओवरऑल पैट्रोनेज ऑफ गांधी, एंड एट द इंस्टेंस ऑफ गांधी फाइनली अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस वॉज अडॉप्टेड। एक कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेटली क्लियरली लिखा गया था द गोल ऑफ कांग्रेस इज टू अचीव स्वराज वाया पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। पहले के ज़माने में कांग्रेस का बेसिकली गोल हुआ करता था अचीवमेंट ऑफ स्वराज वाया कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बिकॉज आपकी पार्टी मॉडरेट के हाथ में थी, एंड मॉडरेट के हाथ में अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखा जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू मास मूवमेंट एंड पीसफुल लेजिटिमेट मीन्स वाली चीज़ें आप मॉडरेट के अंडर करोगे। ये चीज़ें जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर के अंडर होती है, एंड गांधी जी जो है बेसिकली उनमें हमने देखा था कि इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। एंड गांधी जी के अंडर फिर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, यही कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फिर दिखाई देता है कि गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अल्टीमेटली चेंज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। मतलब फ्रॉम हेंस फोर्थ या फिर इसके आगे कांग्रेस की मेथोडोलॉजी जो है वो गांधीयन मेथोडोलॉजी रहेगी, पहली चीज़। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि कांग्रेस को गांधी जी ने कन्विंस किया कि अब तिलक जा चुके हैं तो तिलक के जो डिमांड है वो हमको इम्प्लीमेंट करना है। एंड व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तिलक? एक स्मॉल कांग्रेस वर्किंग कमेटी हमको बनानी है 15 मेंबर की।
अल्टीमेटली a small Congress working committee will be day-to-day committee और it will act as an executive committee. इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बोलोगे, CWC भी बोलोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि ये सारी की सारी कमेटी के जो 15 मेंबर है दे वर आर्डेंट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। एंड गांधी जी का कांग्रेस के ऊपर होल्ड रहने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा है ये पर्टिकुलर कमेटी में गांधीयन लीडर्स ही हमेशा रहे हैं। तिलक का एलिगेशन ये था कि कांग्रेस इज मीटिंग वंस इन अ ईयर लाइक अ फ्रॉग। तो मेंढक की तरह एक साल आप मिल रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डे टू डे एक्टिविटी एंड द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज़ टू बी देयर ऑन कांग्रेस। एंड यही प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फाइनली डिज़ाइन करने का काम गांधी ने किया था। एट बिहेस्ट ऑफ गांधी एक 15 मेंबर की स्मॉल कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। इनका काम अब क्या होगा कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कांग्रेस जो डिसाइड करेंगे। इन दैट कैपेसिटी दिस 15 मेंबर विल डिसाइड कि कांग्रेस का सेशन कहाँ लेना है, कांग्रेस के डेलीगेशन कौन रहेंगे एंड कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के नॉमिनी कौन रहेंगे। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न अब महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सुप्रीम लीडर बनेंगे। तो धीरे धीरे करके आपको दिखाई देगा कि महात्मा गांधी जी ने जो एक साल इंडिया का टूर लगाया उसका फ़ायदा गांधी जी को बहुत ही इलेबोरेटली हुआ। पहले तो उन्होंने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को हार्नेस करना चालू किया। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विजिट, देर आफ्टर फिर चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह एंड देर आफ्टर अल्टीमेटली इस्लामिक कंजर्वेटिव को हार्नेस करने के लिए पार्टिसिपेशन इन द खिलाफत मूवमेंट। इसकी वजह से हुआ क्या कि देयर वाज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर अपॉन कांग्रेस एंड कांग्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेटेड बाय द राइट विंगर हिंदू पीपल, जिनको फिर गांधीयन लीडरशिप में दम लगा। एंड ऐसा फिर गांधीयन लीडरशिप धीरे धीरे फिर कांग्रेस में लाने का काम इन्होंने किया, पहले सितंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में। बट द मोमेंट दिस पर्टिकुलर कमेटी वॉज देयर इट वॉज डन एंड डस्टेड थिंग कि अब कांग्रेस जो है गांधी जी के अंडर रहेगी। गांधी जी विल बी द सुप्रीम लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इनको कांग्रेस से कोई नहीं हिला पाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम पहले चित्तरंजन दास who is a political guru of Subhash Chandra Bose and thereafter Subhash Chandra Bose himself tried to dislodge Gandhi from Indian National Congress but both of them could not do it। इसके ऊपर भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट एक प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनेगी विच विल बी ऑन अ लिंग्विस्टिक लाइन। वैसे फिर वार्ड कमेटी मतलब मोहल्ला कमेटी बनेगी विच विल ऑल्सो बी ऑन अ लिंग्विस्टिक लाइन। एंड एक नॉमिनल फी जो है दैट इज 4 आना की इन ऑर्डर टू ज्वाइन कांग्रेस मेंबरशिप वो भी रखी गई थी। इनफैक्ट गांधी जी के लिए फंडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। फंडिंग के बिना आप गांधीयन पॉलिटिक्स खेल ही नहीं पाओगे। हमने इलेबोरेटली देखा है कि अगर आपको गांधीयन पॉलिटिक्स खेलना है तो आपको आश्रम लगेंगे एंड आश्रम मतलब फंडिंग लगेगी। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर गिविंग फंडिंग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वर्क कैसे करेगा। एंड दैट्स व्हाई फॉर दैट पर्टिकुलर मेंबरशिप। ऑब्वियसली जैसे ही सितंबर दिसंबर के इवेंट हुए तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से मल्टीपल लीडरशिप हमको जाती हुई दिखाई दी है। ये पर्टिकुलर लीडरशिप जो है 1919 से ही जाने की फिराक में थी, बट 1920 में फाइनली ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर लीडर्स वेंट अवे फ्रॉम कांग्रेस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेजन एंड देयर आफ्टर फिर खार पड़े। एंड देयर आफ्टर फिर हमने ये देखा भी था कि एस.एन. बैनर्जी उन्होंने अपना एक सेपरेट इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है 1919 में ही बना के रखा था। इट वॉज इनिशियली अंडर कांग्रेस बट अब कांग्रेस से टोटली स्प्लिट हो गए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक ट्रैजिक पर्सनालिटी रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। अगर आपको याद रहेगा तो इट वॉज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिन्होंने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एसोसिएशन बना के रखा था। इट वॉज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने फिर इंडियन सिविल सर्विसेज में ना आने के लिए मल्टीपल एलिगेशन लगा के रखे हुए थे। इट वॉज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिन्होंने इनिशियल लेवल पे पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बनाने का सपना देखा था इन ऑर्डर टू कैरी आउट मास पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 की एंड 1885 की इन्होंने कन्वीन की थी। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर मॉडरेट बन के रह गए। अब बाय द पीरियड ऑफ 1920 आते आते ऑब्वियसली अब ये पर्टिकुलर लीडरशिप ओल्ड गार्ड हो चुकी थी एंड ये लीडरशिप अभी भी वही सोच रही थी कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर अस, हम लोग को इंडिपेंडेंस एंड देयर आफ्टर फिर स्वराज, एंड स्वराज में ब्रिटिशर्स को निकालने की बातें नहीं करनी चाहिए। फाइनली ही डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश। 1922 से लेके 1925 के बीच में ही हैड अडॉप्टेड मिनिस्टोरियल पोजीशन इन बंगाल लेजिस्लेचर ऑल्सो। अभी हमने देखा था कि हर एक पर्टिकुलर प्रोविंस में अब डायर की आएगी, तो बंगाल में भी डायर की आई एंड डायर की में अल्टीमेटली एज्यूम लीडरशिप पोजीशन। Ultimately, he died in 1925. But in any ways, he was one of the biggest name to leave Congress. He was one of the founding father, and that's why it was a shock for the Indian National Congress at that period of time.
हाउएवर अब गांधीयन लीडरशिप जो है कांग्रेस के ऊपर एस्टैब्लिश हो चुकी थी, एंड गांधीयन लीडरशिप अगर कांग्रेस के ऊपर एस्टैब्लिश हो चुकी है तो ये मूवमेंट जो है ये भी अब ग्राउंड लेवल पे चलेगा। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये मूवमेंट एग्जैक्टली चला कैसे। कोर्स ऑफ मूवमेंट, अब कोर्स ऑफ मूवमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत बात करते हैं। ऑब्वियसली अभी हम लोग को देखना है कि बैकग्राउंड तो हमने इलेबोरेटली कवर अप कर लिया, वी नीड टू सी कि अब आपने लोकल लेवल पे क्या क्या चीज़ें की ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अब कांग्रेस हैड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट्स प्रीवियस मिस्टेक। जो प्रीवियस मिस्टेक मतलब 1905 के मूवमेंट में कांग्रेस ने जो मिस्टेक की थी वो, वन ऑफ द ग्लेयरिंग मिस्टेक दैट कांग्रेस हैड रियलाइज इज दैट यू हैव टॉक की लोगों को या फिर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बायकॉट करने, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बॉयकॉटिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस देन यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न टू द पीपल ऑल्सो, एंड फॉर दैट पर्पज मल्टीपल नई यूनिवर्सिटीज जो है इस टाइम पीरियड में बनी हुई थी। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया, एंड आफ्टर इवन काशी विद्यापीठ, all these particular universities were created in order to give alternatives to the student who wanted to boycott government school and colleges। तो आप गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में मत जाओ, आप ये नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस में जाओ, नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस में जाके यू टेक योर एजुकेशन। वैसे ही फिर वी कैन से दैट कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम लॉयर जो है दे हैड लेफ्ट देयर प्रैक्टिसेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर लॉयर्स दिस टाइम पीरियड वॉज अ वेरी वेरी मेक एंड ब्रेक टाइम पीरियड। मेक एंड ब्रेक टाइम पीरियड मतलब देयर वॉज रियली अ फर्वर अक्रॉस इंडिया, India is very soon going to get Swaraj, and that's why lots of important lawyer of that particular period of the time had thrown their lot behind nationalism। कि अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आएगा, गांधी जी का गवर्नमेंट आएगा, देन ऑब्वियसली इसमें फिर जो लॉयर्स गांधी अंडर आफ्टर कांग्रेस के लिए लॉयल रहे उनके लिए फिर सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेंगे। लॉट्स ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग चित्तरंजन दास हो सकते हैं, या फिर मोतीलाल नेहरू हो सकते हैं, या फिर इवन सैफुद्दीन किचलू हो सकते हैं, सारे लोगों ने फिर गवर्नमेंट लॉयरशिप छोड़ दी एंड देयर आफ्टर दे स्टार्टेड सपोर्टिंग कांग्रेस एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स बिकॉज दैट पर्टिकुलर फायदा वॉज देयर ना। ये भी हमने इलैबोरेटली देख के रखा हुआ है कि जब बड़े बड़े लोग कोई काम करेंगे देन उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होते हैं, एंड ये रीज़न क्या है कि सिंस यू आर इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो अगर ये नेशनलिस्ट मूवमेंट सक्सेसफुल हो गई, इंडिया में स्वराज आ गया, इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं है बट स्वराज भी आ गया, तो यू विल बी डायरेक्टली प्रोपेयर टू द बिगर पोजीशंस इन इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड दैट्स वाई फिर बहुत सारे लॉयर जो है इन्होंने गांधी एंड देयर आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्टिसिपेशन देके रखा था। देयर आफ्टर वुमन की बात करें तो वुमन के ऊपर भी हमने इलेबोरेटली देखा है, इनफैक्ट मैंने आपको 4 लाइन में वुमन को समअप भी करके देके रखा हुआ था कि 1905 के मूवमेंट में अर्बन वुमन केम ऑन टू द रोड, 1920 के मूवमेंट में अर्बन एज वेल एज रूरल वुमेन केम ऑन टू रोड, 1930 के मूवमेंट में दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन विल एज्यूम द लीडरशिप पोजीशन, जैसे सरोजिनी नायडू, धरासना सॉल्ट सत्याग्रह, एंड देयर आफ्टर फिर पैन इंडियन लीडरशिप हमको 1942 में दिखाई देती है अंडर अरुणा असफ अली हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी सिग्निफिकेंट है। वुमन का पार्टिसिपेशन इसीलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इफ वुमन इज एंटरिंग इनटू द नेशनल मूवमेंट देन बाय एंड लार्ज यू कैन कंसिडर हर एंटायर फैमिली इज एंटरिंग इनटू द नेशनल मूवमेंट। एक ज़माने में ज्योतिबा फुले ने ये स्टेटमेंट करके रखा हुआ था। ज्योतिबा फुले जी का कहना था कि इफ़ यू आर टीचिंग अ मैन यू आर टीचिंग अ मैन, इफ़ यू आर टीचिंग अ वुमन यू आर टीचिंग अ फैमिली। तो यही वाला एस्पेक्ट है कि अगर वुमन रास्ते पे आ रही है तो शी विल मेक श्योर कि उसका बेटा बेटी एंड आफ्टर उसका हस्बैंड सारे ही लोग रास्ते पे आ जाए, एंड दैट्स व्हाई वुमन वाज अ टारगेटेड ऑडियंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड 1920 आते आते अब गांधीयन मूवमेंट में इवन वुमन स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट। इनका पार्टिसिपेशन जो है 3 फोल्ड रहा है। एक तो ये बेसिकली सत्याग्रही बनी, इन्होंने प्रोसेशन एंड पिकेटिंग में बेसिकली ये लिया, पार्टिसिपेशन लिया, या फिर ये वुमेन जो है बेसिकली फिर आश्रमाइट बनी, मतलब दे स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन आश्रम एक्टिविटी। आश्रम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपना इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस लाए ताकि अपना जो मेल काउंटर पार्ट है, मेल सत्याग्रही है, ही कैन वेज द स्ट्रगल। या फिर बेसिकली दे स्टार्टेड टू डोनेट मनी जो है बेसिकली वो भी आपने देना चालू कर दिया। इसके ऊपर हमने 1905 के मूवमेंट में ही बात करके रखी हुई थी जहाँ पे आपने खादी प्रमोट की। तो खादी प्रमोट करने के पीछे का आइडिया वही था कि दैट खादी मनी इज अल्टीमेटली एक्ट एज अ फंड टू द एंटायर इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड फिर ये फंड जो है फिर वुमेंस ने भी करना चालू किया, अपने गहने एंड आफ्टर अपनी प्रॉपर्टी जो है कांग्रेस को दान करके। तो ये वुमेन एक्टिविटी जो है वो भी हमको दिखाई देती है। जैसे अगर मुस्लिम्स की बात करें तो सिंस खलीफा वॉज एट स्टेक तो इवन मुस्लिम स्टार्टेड टू शो देयर पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। अनफॉर्चुनेटली यही मूवमेंट से जैसे हिंदू नेशनलिज्म डेवलप्ड हो गया था वैसे अब इस्लामिक नेशनलिज्म भी डेवलप्ड होगा। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेबोरेटली इस बारे में डिस्कस करके रखा है
रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद वाला तो पूरा का पूरा एक लेक्चर ही हमने नेशनलिज्म लिया था, जिसमें आई हैड एक्सप्लेन्ड इट टू यू इलैबोरेटली कि कैसे रिलीजियस नेशनलिज्म केम टू द फोर इन इंडिया। तो ये रिलीजियस नेशनलिज्म तिलक के वजह से हिंदू रिलीजन में आया, तो वैसे ही अब मौलाना या फिर बेसिकली अली ब्रदर्स की वजह से यही रिलीजियस नेशनलिज्म इस्लामिक रिलीजन में जाता हुआ हम लोग को दिखाई देगा। वैसे फिर अल्टीमेटली कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अब धीरे धीरे गांधीयन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस को पार्टी बेसिकली अपना सपोर्ट देके रखा था। इनफैक्ट नॉन कॉपरेशन ये फर्स्ट स्टेज था मूवमेंट का। गांधी जी का कहना था कि सिविल डिसोबीडियंस विल बी द सेकेंड स्टेज। नॉन कॉपरेशन में यू आर रिफ्यूजिंग टू कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स, तो आप ब्रिटिशर्स के साथ बात नहीं करोगे, उनके स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाओगे, लॉ कोर्ट में नहीं जाओगे, एंड टोटल बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिशर विल बी देयर। बट सिविल डिसोबीडियंस में आप डेलिबरेटली सिविल लॉ ब्रेक डाउन करते हो, जैसे टैक्स नहीं पे करना। वैसे यू कैन टॉक अबाउट एक पर्टिकुलर लॉ, जैसे फॉरेस्ट लॉ है तो उसको ब्रेक डाउन करना। तो ऐसे वाले जो लॉज है, सिविल लॉज, नॉट क्रिमिनल लॉज, ओके, सिविल लॉज आप ब्रेक डाउन करोगे, बिकॉज सिविल लॉज ब्रेक डाउन करने के बाद एट द मोस्ट आपको फाइन होती है। सिविल लॉज ब्रेक डाउन करने के बाद यूजुअली इम्प्रिजनमेंट वाले प्रोविजंस नहीं लगते हैं। तो इस सिविल डिसोबीडियंस के लिए इवन कांग्रेस जो है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड रेडी। एंड देयर आफ्टर फिर मासेस जो है लोकल लेवल पे अपने काम करते ही रहेंगे, कि आपने क्लोज बर्नआउट किए, प्रिपिकेटिंग दिया, प्रोसेशन मतलब धरना करना, एंड सॉरी मतलब बेसिकली एक रैली निकालना, एंड पिकेटिंग मतलब धरना, आप एक जगह पे बैठ जाओगे एंड देयर आफ्टर आप जो है स्लोगनियरिंग करोगे। नेक्स्ट वन जो है बेसिकली फिर नॉन टैक्स मूवमेंट जो है वो भी हम लोगों को बंगाल एंड देयर आफ्टर आंध्र प्रदेश में चलती हुई दिखाई दी है। एंड इवन कम्युनिस्ट मूवमेंट अब ये टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, तो वी कैन से दैट कि हम लोग को स्ट्राइक जो है वो टी प्लांटेशन वाले एरिया में दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया, एंड गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली क्या किया कि लोकल लेवल पे कर्फ्यू लगाना, कांग्रेस के जो वॉलंटियर्स है उनको इलीगल डिक्लेयर करवाना, मेजॉरिटी ऑफ द सत्याग्रही उनको उठा के प्रिजन में डाल देना। इवन गांधी जी जो है बेसिकली उनके सारे ही इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो भी उठा के गांधी जी के अराउंड के लीडर जो है जेल में डाल दिए गए थे। पब्लिक मीटिंग के ऊपर बैन करना, प्रेस सेंसर करना एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने मूवमेंट को कर्ब करने के लिए लगा के रखी थी। बट ग्राउंड लेवल पे अब बेसिकली पहले ही इंडियंस परेशान थे, ऊपर से आपने जालियनवाला बाग हत्याकांड करने की वजह से देयर वाज ट्रिमेंडस एंटी ब्रिटिश एटमॉस्फेयर इन आवर कंट्री, एंड उसमें अब गांधीयन मेथोडोलॉजी वाज देयर, जिसमें फिर लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं थी। यू कैन पार्टिसिपेट इन द नेशनल एक्टिविटी विदाउट गेटिंग इम्प्रिजन्ड, विदाउट गेटिंग इनटू जेल, एंड देयर आफ्टर यू ऑल्सो आर नॉट रिक्वायर्ड टू केयर फॉर योर फैमिली, बिकॉज वो फैमिली केयर फिर आश्रम में होगा। एंड दैट इज़ अल्टीमेटली फिर गांधी जी जो है इन्होंने ये मूवमेंट को जब नेक्स्ट फेज में लाने की सोची, एंड दैट पर्टिकुलर फेज वाज वी कैन से दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट वाज प्रिसाइजली दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर सेशन में अल्टीमेटली गांधी जी के अंडर कांग्रेस आई थी, एंड दैट से उसके एक साल बाद दैट इज दिसंबर 1921 में अल्टीमेटली नेक्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस जो इट वाज कंडक्टेड इन अहमदाबाद, December 1921. Chittaranjan Das had been elected as the chairperson of this particular session, but he was imprisoned, and that's why फिर acting chairperson जो है it was हाकिम अजमल खान। एंड इन्हीं के अंडर गांधी जी के लिए प्रपोजल ला के रखा हुआ था कि गांधी जी विल बी द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। एंड गांधी जी ने अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को बता के भी रखा था कि वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम बारडोली। फॉर दैट पर्पस 1 फरवरी 1922 को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो यहाँ पे जाके बैठी हुई थी, एंड 1 फरवरी को ही गांधी जी ने अल्टीमेटली फिर ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली एक वार्निंग देके रखी थी, आप सारे पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज करो, एंड देयर आफ्टर प्रेस सेंसर जो आपने लगा के रखे उसको आप रिमूव करो, फेलिंग ऑफ विच गांधी जी विल किक स्टार्ट हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम पीरियड में फिर 5 फरवरी 1922 को अल्टीमेटली फिर चौरी चौरा का इंस्टेंस हुआ। चौरी चौरा जो है बेसिकली एक विलेज है, ये विलेज बंगाल वाले एरिया में था, एंड यही पर्टिकुलर विलेज के ऊपर जो है बेसिकली फिर लोकल लेवल पे अटैक किया गया। एक्चुअल में पुलिस की गलती है, सुबह सुबह प्रोसेशन पिकेटिंग करने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, एंड कुछ लोग जो उठा के जेल में लाए गए। तो ऑब्वियसली लोकल लेवल पे इमोशन फ्लेयर अप हुए, एंड देयर आफ्टर देयर वाज काउंटर अटैक ऑफ विलेजर्स ऑन दी पुलिस चौकी। पुलिस चौकी को जलाया गया, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है दे गॉट बर्न्ड अलाइव। ऑब्वियसली ये इंस्टेंस के बाद महात्मा गांधी जी को जैसे ये पता चला, महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइजली 12 फरवरी, नॉट ऑन 5 फरवरी, 12 फरवरी 1922 को अपनी मूवमेंट जो है वो यूनिलैटरली विड्रॉ कर दी। यूनिलैटरली जैसे ही विड्रॉ की तो ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड में कांग्रेस वाज नॉट इन इट्स सेशन,
कांग्रेस का सेशन दिसंबर में रहता है, तो अब कांग्रेस के डिसीजन कौन लेगा, तो वर्किंग कमेटी लेगा। एंड वर्किंग कमेटी जो है बारडोली में बैठी हुई थी, प्रिसाइजली 12 फरवरी 1922 को ही वर्किंग कमेटी ने अल्टीमेटली प्रपोजल पास किया कि गांधी जी ने बोला मूवमेंट खत्म तो मूवमेंट खत्म। ऑब्वियसली इट वॉज अ मैसिव शॉक फॉर द अदर लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की अदर लीडरशिप की अगर हम बात करें, इसमें वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वॉज चित्तरंजन दास, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। इन्होंने तो गांधी जी का एक ओपन क्रिटिसिज्म भी किया था, आपने मूवमेंट बोल दिया तो बंद हुआ, ऐसे क्यों है भाई, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस एंड कांग्रेस ये मूवमेंट बंद नहीं करेगी। बट मच टू द शॉक ऑफ चित्तरंजन दास, इवन ही कुड नॉट रियलाइज द पॉलिटिक्स ऑफ महात्मा गांधी की अब महात्मा गांधी के अंडर कांग्रेस जा चुका है। एंड कांग्रेस जो है बेसिकली फिर अपने डिसीजन एज पर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस नहीं लेगा, एज पर द विल ऑफ महात्मा गांधी लेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है उन्होंने फाइनली मार्च 1922 को गांधी जी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। एंड दैट फाइनली वाज एन ऑफिशियल एंड ऑफ द एंटायर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉरी एंटायर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑब्वियसली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही खत्म हो गई तो इट वाज अ मैसिव शॉकर फॉर इंडियाज नॉन गांधीयन लीडरशिप। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी के ऊपर अब बेसिकली एलिगेशन लगेंगे एंड गांधी जी के ऊपर का एक एनालिसिस हमको देखना है कि सबसे पहले जो है व्हाई गांधी जी रिमूव्ड और बेसिकली स्टॉप दिस मूवमेंट। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ गांधी जी ने इतनी लॉन्ग रनिंग मूवमेंट जो है बना के रखी थी। द मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920 एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1922 इट वाज कंटिन्यूड। एंड गांधी जी वाज अवेयर कि मूवमेंट जो है ये बेसिकली क्या है, तो ऑब्वियसली फैटिग में जा रही है। फैटिग में जा रही है का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली गांधी जी के मूवमेंट जो है वो हमेशा स्ट्रगल, ट्रूस एंड देयर आफ्टर स्ट्रगल वाले फेस में चलते हैं। ये लेटर ऑन फिर हम लोगों को एक्सप्लेन करने का काम नेहरू ने किया था। नेहरूवियन पॉलिटिक्स में जाएंगे तो इसको एलैबोरेटली समझेंगे। तो नेहरू जी का कहना था कि व्हेन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वाज स्टॉप, नेहरू जी ने पहली बार ऑब्जर्व किया था कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी। या स्ट्रगल जब करते हो तो स्ट्रगल लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आप कब तक लाठीचार्ज खाओगे ना, आप हर दिन उठ के प्रोसेशन करोगे, देर आफ्टर आप हर दिन उठ के जो है पिकेटिंग करोगे, देर आफ्टर आप जब तक चाहे तब तक आप बेसिकली हंगर स्ट्राइक करोगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम पीपल आर गोइंग टू गेट बोर विद दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। कि मतलब आपको जब रिजल्ट विजिबल नहीं होते हैं तो रिजल्ट विजिबल ना होने की वजह से पीपल जो है दे विल स्टार्ट टू लूज देयर कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रगल। जैसे आपके आज के टाइम पीरियड में आप यूपीएससी कर रहे हो, बट जब एक पैल्पेबल रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देता है, सक्सेस नहीं दिखाई देता है, तो फिर डिसिल्यूजनमेंट, एंग्जाइटी एंड देयर आफ्टर फिर डिप्रेशन आता है कि नहीं आता है। वही है कि हर दिन उठो, प्रोसेशन करो, पिकेटिंग करो, लोगों को गाली डालो एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर क्या करो, देन ऑब्वियसली हंगर स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडियंस करो। इसमें फिर मल्टीपल जगह पे आपको लाठीचार्ज खाना भी है, जेल में जाना भी है। तो दैट्स ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम दिस पर्टिकुलर मोमेंट जो है दे विल एंटर इनटू द टाइम पीरियड ऑफ द फैटिग। एंड जब फैटिग आता है तो आपको ट्रूस की जरूरत पड़ती है। ट्रूस मतलब अल्टीमेटली यू विल स्टॉप द मोमेंट। स्टॉप मतलब बेसिकली आप हॉल्ट करोगे ताकि लोगों को एक ब्रीथिंग स्पेस मिले एंड लोगों के साथ साथ अल्टीमेटली फिर इवन गवर्नमेंट जो है उनको भी ब्रीथिंग स्पेस मिले। पीपल एंड गवर्नमेंट वंस दे गॉट द ब्रीथिंग स्पेस, यही ब्रीथिंग स्पेस में अल्टीमेटली फिर लोग जो है वो शांत बैठ जाएंगे। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट अ स्ट्रगल अगेन। जब एक रिन्यूड स्ट्रगल लॉन्च होगा तो लोग जो है वापस से सारी चीजें करेंगे। एंड दैट इज व्हाट गांधी जी हैड ऑब्जर्व। ये जो मोमेंट है अब इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो चुकी है कि मोमेंट का जो एंड रिजल्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स स्वराज देंगे कि एब्सोल्युटली नहीं देंगे, अनलेस एंड अनटिल यू आर टेकिंग अप डाउन। ब्रिटिशर्स क्यों आपको स्वराज देंगे? तो ऑब्वियसली मूवमेंट चल रही है ना, ब्रिटिश कुछ कर रहे हैं ना पब्लिक कुछ कर रही है। हर दिन उठोगे, ब्रिटिशर्स को गाली डालोगे, ब्रिटिशर्स सुन लेंगे एंड बैठ लेंगे, अपना राज चालू रहेगा, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन चालू रहेगा। एंड दैट्स फिर गांधी जी हैड ऑब्जर्व कि मूवमेंट अब एक फैटीग में पहुंच चुकी है, जिसके लिए अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है, एक ट्रूस वाला टाइम पीरियड चाहिए। वंस द ट्रूस इज ओवर देन वी कैन अगेन मूव टुवर्ड्स द स्ट्रगल। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है गांधी जी के लिए नॉन वायलेंट मेथोडोलॉजी वॉज इंपॉर्टेंट। इट वॉज इंपॉर्टेंट नॉट एज अ पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी, इवन दो ही वॉज स्टेटिंग कि इट इज अ पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द गांधीयन पॉलिटिक्स। गांधीयन पॉलिटिक्स को अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको नॉन वायलेंट मूवमेंट ही चलानी पड़ेगी। बिकॉज द मोमेंट वायलेंस ऑकर्ड देन ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी आ जाएगी टू कर्व दिस एंटायर मूवमेंट। एंड जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एंटायर मूवमेंट कर्व करना चालू कर देगा देन पीपल विल नो लॉन्गर बिलीव गांधीयन पॉलिटिक्स। 1947 आते आते वही होगा ना कि जब लार्ज स्केल वायलेंस गांधीयन मूवमेंट्स के सामने अब खड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम यू कैन नॉट हैव द गांधीयन आइडियोलॉजी। जब आपके सामने एक तलवारधारी बंदा खड़ा रहेगा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड आपको काटना चालू करेगा तो आप आपकी गर्दन आगे नहीं करोगे उसके सामने, यू विल हैव टू रेजिस्ट।
अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आपके सामने खड़ी रहेगी बंदूक की गोली लेके, देन यू कांट से कि छाती तीना सीना तान के की गोली डालो. दैट कांट हैपन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द वायलेंस. एंड दैट्स व्हाई गांधी जी वाज सेंसिंग कि नॉट ओनली इन चौरी चौरा बट ऑल्सो ऑन मल्टीपल ओकेजन द वायलेंस जो है वो लोकल लेवल पे हो रहा है. And that's why there has to be a political training of the people, and unless and until that training is there, entire Gandhian career itself was on the line. कि अगर ये मूवमेंट हाथ के बाहर चली गई वॉयलेंस के थ्रू तो गांधी जी की साख भी खत्म, गांधीयन पॉलिटिक्स भी खत्म. एंड दैट्स व्हाई फॉर द सस्टेनेंस ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स, दैट इज सत्याग्रह एंड अहिंसा, द मूवमेंट का हॉल्ट जो है इट वाज रिक्वायर्ड. वैसे फिर तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन हम लोगों को दिखाई देता है कि खिलाफत क्वेश्चन जहाँ से सारी की सारी चीज़ें चालू हुई, दैट इटसेल्फ हैड कोलैप्स बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1922. टर्की के लोगों ने ही बोलना चालू कर दिया था कि वी डोंट वांट खलीफा. एंड टर्की के लोगों को ही अगर खलीफा नहीं चाहिए तो आप इंडिया में बैठ के ये खलीफा को क्यों सपोर्ट कर रहा. ये क्वेश्चन आना लाजमी ही था. फाइनली नवंबर 22 आते आते मुस्तफ़ा कमाल पाशा हु वाज अ रेवोल्यूशनरी ऑफ टर्की उन्होंने ऑटोमन टर्की के खिलाफ जो बगावत कर दी. एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1924 टर्की इटसेल्फ बिकम अ सेक्युलर स्टेट. तो 1922 से ही ये सेक्युलरिज्म, मॉडर्न डेमोक्रेसी का डिमांड टर्की में आ रहा था. एंड दैट्स व्हाई इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन एंड देयर लीडर्स को इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू डिफेंड द एंटायर खिलाफत मूवमेंट. वहाँ पे टर्की के मुस्लिम लोगों को खलीफा नहीं चाहिए तो आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि भाई टर्की के ऊपर खिलाफत होनी चाहिए. द रीजन डी ईटरे ऑफ द एंटायर खिलाफत मूवमेंट जो है वही लॉस्ट आउट हो गई थी. एंड दैट्स व्हाई फिर वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली धीरे धीरे करके इवन इंडियन मुस्लिम जो है ये मूवमेंट से अल्टीमेटली अलूफ होना चालू हो गए थे. तो इंडियन मुस्लिम्स अलूफ हो रहे हैं, सत्याग्रही अलूफ हो रहे हैं, मूवमेंट में वॉयलेंस हो रहा है, ये कुछ मेजर रीजन माने जाते हैं. बट फिर ऑफ लेट अगर हम लोग बात करें तो सबल्ट्रान हिस्टोरियन जो है उनकी तरफ से बेसिकली फिर एक एलिगेशन आता है. एंड दैट पर्टिकुलर एलिगेशन इज प्लेन एंड सिंपल. इट वॉज नथिंग बट एन असर्शन ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स. असर्शन ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स या फिर असर्शन ऑफ गांधी हम लोग बोल सकते हैं. मतलब क्या है कि गांधी जी को यह भी प्रूव करना था टू नॉन गांधीयन कांग्रेस लीडरशिप कि अब कांग्रेस उनके अंडर आ चुकी है. एंड इन दैट कैपेसिटी देयर सर्विसेज वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली दैट नेम वाज लाला लजपत राय हो सकता है, दैट पर्टिकुलर नेम वाज चित्तरंजन दास हो सकता है, एंड दैट नेम वाज मोतीलाल नेहरू भी हो सकता है. इनफैक्ट चित्तरंजन दास जो है उन्होंने 12 फेब 1922 को ही गांधी जी को ओपनली क्रिटिसाइज किया था. जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने बोल दिया मूवमेंट बंद और मूवमेंट बंद हो गई, ये नहीं चलेगा. आई एम द प्रेसिडेंट एंड आई एम सेइंग मूवमेंट हैज़ टू कंटिन्यू. तो ऑब्वियसली फिर गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थ्रू मूवमेंट जो है बंद करवा दी. एंड इट वाज अ टाइट स्लैप फॉर चित्तरंजन दास कि आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन ने डे टू डे वर्किंग पावर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास दी है. आपकी पावर तभी तक वैलिड है व्हेन यू आर इन सेशन, कांग्रेस सेशन में नहीं है. एंड दैट्स व्हाई फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग से डिसीजन लिए जाएंगे. एंड दिस एंटायर कांग्रेस कमेटी वाज इन द फेवर ऑफ महात्मा गांधी. तो ये भी एक बेसिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है रीजन कि वाई गांधी जी अल्टीमेटली हॉल्टेड दिस मूवमेंट. बाय हॉल्टिंग दिस मूवमेंट एट सच अ क्रिटिकल जंक्चर, Mahatma Gandhi ultimately proved his loyalty to the Britishers, and at the same period of the time, Mahatma Gandhi successfully topped the non-Gandhian leadership of Indian National Congress, thereby keeping in continuance the entire Gandhian politics itself. वरना ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो एक झटके में गांधीयन मूवमेंट को खत्म कर देते. तो ये भी एक एलिगेशन जो है कांग्रेस का महात्मा गांधी जी जो है उनके ऊपर डाला जाता है. सिंस इट इज एन एलिगेशन तो डाटा यूज करना है कि नहीं करना है, आई विल लीव एट योर ओन बेसिकली जजमेंट. बट बेसिकली ये जो बाकी के 3 रीजन है जो ऑफिशियली दिए जाते हैं हर एक बुक में आपको दिखाई देंगे, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टॉक्ड. एंड दैट्स व्हाई फिर गांधी जी का हम लोगों को एक क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर गांधी जी का एक सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म इसमें आया कि आपने मूवमेंट जो लॉन्च करके रखी थी इट अल्टीमेटली फेल्ड टू अचीव द ऑब्जेक्ट. एट द एंड ऑफ 1947 हम लोग गांधीयन पॉलिटिक्स का एक कल्मिनेशन देखेंगे. एंड फिर गांधीयन मूवमेंट कभी इंडिया में सक्सेसफुली नहीं हो पाई. 1920, 1930 एंड 1942 को जो 3 मेजर मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च की थी, ऑल ऑफ देम वर सबशल फेलियर. तो वॉज गांधी अ सक्सेसफुल लीडर और नॉट, ये भी एक इशू आएगा 1947 में, तब हम लोग इसकी बात करेंगे. बट दिस वॉज अ फर्स्ट पैन इंडियन मूवमेंट विच गॉट फेल्ड ऑफ महात्मा गांधी. वी कैन से दैट नॉट फर्स्ट बाय एंड लार्ज, सेकेंड, बिकॉज पहली पैन इंडियन मूवमेंट रोलेट एक्ट था वो भी फेल ही हो गया था बाय एंड लार्ज. वैसे फिर क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी जो है वो विथ इन कांग्रेस से ही आना जो है बेसिकली चालू हो गया था.
ऑब्वियसली कांग्रेस मैन जो है बेसिकली दे वर क्वाइट अपसेट कि बिकॉज ऑफ द माइनर इंस्टेंस व्हाई एंटायर नेशन हैज टू सफर। गांधी जी के पास इसका कोई वैलिड आंसर नहीं था, बट सिंस ही वाज इन कमांड ऑफ कांग्रेस ही कुड इफेक्टिवली होल्ड दिस एंटायर मूवमेंट। एंड देयर आफ्टर फिर गांधी जी जो है बेसिकली एज अ लीडर जो है फेलियर हो चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने देके रखा हुआ था। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेटर ऑन फेमस होगा व्हेन द सेम स्टेटमेंट विल बी यूटिलाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस for Mahatma Gandhi after failure of the civil disobedience movement in 1934। एंड thereafter धीरे धीरे अब कांग्रेस में वापस से हमको दो गुटबाज दिखाई देते हैं या फिर दो खेमे दिखाई देते हैं। टू फैक्शंस विल बी देयर इन कांग्रेस एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली वी कैन से कांग्रेस वाज ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट अगेन। ये तो गांधी जी का श्रूडनेस रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस का स्प्लिट जो है प्रिवेंट हुआ एंड कांग्रेस एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बनी रही। thereafter फिर इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इट वाज अ मोटिवेशन टू द नेशनलिस्ट। एटलीस्ट नेशनलिस्ट फोर्सेस ऑफ इंडिया वेर आउट इन ओपन नाउ। इंडिया में नेशनलिज्म है ही नहीं, ये 1919 तक जो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1922 आते अब ग्राउंड लेवल पे विजिबिलिटी वाज देयर। एंड फिर ये नेशनलिज्म जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डेवलप जो करके रखा था ये अब आपको आउट इन ओपन दिखाई देगा, आउट इन प्ले दिखाई देगा। ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में अब पावर ऑफ मासेज जो सबको दिखाई दी। Even British government was harassed and thereafter nationalist forces were happy. Everybody was on the road and everybody was demanding for the India Swaraj. Hindu-Muslim unity was an inspirational factor. Unfortunately, जैसे हिंदू लोगों को धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स में लाया गया, इस्लामिक लोगों को भी धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स में लाया गया। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इसका एक बहुत ही निगेटिव रिपरकशन इंडिया के लिए डेवलप्ड होगा, दैट इज रिलीजियस नेशनलिज्म इन आवर कंट्री। इसको लेटर ऑन जिन्हा डेवलप करेंगे इन इस्लामिक रिलीजन, तो जब वहाँ पे जाएंगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे। वैसे फिर कांग्रेस एज अ पार्टी इसका भी राइज हमको दिखाई देता है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता के रखा था कि कांग्रेस वाज नथिंग बट अ पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टिल 1920। अब कांग्रेस का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है एंड कांग्रेस का अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है। When your party is having an organizational structure, you can call it as a full-fledged political party। कांग्रेस पहले के ज़माने में साल में एक बार मिलता था एंड इट वाज लाइक अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इसके डेलीगेशन आते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते थे, पिछले साल क्या किया, अगले साल क्या करेंगे, इसका लेखा जोखा देते थे। बट नाउ देयर विल बी एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड फॉर दैट पर्पज मोहल्ला कमेटी, वार्ड कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC जो सबसे बड़ी कमेटी है, ऐसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ही बनाई गई। वैसे फिर रियलाइजेशन ऑफ द राइट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम लोगों को अपने पॉलिटिकल राइट जो वो भी पता चले, बिकॉज गांधीयन मूवमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट में फिर लोगों को समझाया गया कि वाई ब्रिटिशर्स विल नॉट बीट यू, वाई ब्रिटिशर्स विल नॉट पुट यू अंडर द जेल, बिकॉज डेमोक्रेसी है तो यू हैव अ पॉलिटिकल राइट टू कैरी आउट डिसेंट एंड अगर डिसेंट पीसफुल तरीके से रहेगा विद इन लिमिट ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा देन यू कैन डू दैट पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म। एंड दैट इज ऑल धीरे धीरे अब इंडिया में राइट बेस्ड मूवमेंट जो है वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे वेरी सुन। अब इंडिया में बेसिकली पीजेंट मूवमेंट, लोअर जाति लोअर वर्ण वाले मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, एजुकेशनल मूवमेंट आपको आते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज पॉलिटिकल राइट्स का अवेयरनेस जो है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट काफ़ी रैपिडली इंडिया में फैलता हुआ हमको दिखाई देगा। वैसे फिर इंडियनाइजेशन ऑफ द गुड, खादी बिकम द हॉलमार्क ऑफ द एंटायर मूवमेंट एंड गांधीयन पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली गांधी के लीडर्स ने सभी लोगों को अब ये जो खादी पॉलिटिक्स है समझा के रखा था कि वंस यू बाय खादी, हाउ दैट पर्टिकुलर खादी इज गोइंग टू हेल्प द कॉज ऑफ इंडियाज नेशनलिज्म। You don't want to participate into the national movement and it is absolutely fine, but wear खादी। अगर खादी वेयर करोगे तो वो खादी बनाने वाली जो फैमिली है दैट फैमिली इज इन द नेशनल मूवमेंट। आप एक स्पॉन्सरर बनोगे एंड दैट इज और धीरे धीरे फिर इंडियनाइजेशन ऑफ द गुड जो वो भी हमको दिखाई देता है कि धीरे धीरे करके हम लोगों को ब्रिटिशर्स को निकालना है, इंडियन गुड्स को यूज़ करना है। एंड देयर आफ्टर फिर एक चीज़ तो इंडिया में असर्ट हो गई थी कि गांधी विल बी द लीडर ऑफ एंटायर इंडिया, ही विल बी द मास लीडर ऑफ द एंटायर कंट्री, वी कैन से दैट। तो रोल ऑफ गांधी एज अ मास लीडर जो है वो काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे बाहर आएगा, काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे बाहर आएगा। मतलब ऑब्वियसली महात्मा गांधी विल बिकम द सुप्रीम लीडर नॉट ओनली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर नेशनल मूवमेंट। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली गांधी जी का एक और क्रिटिसिज्म है दैट इज रिलेटेड टू द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी के ऊपर ही हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है कि बाय सपोर्टिंग अ नॉन इंडियन कॉज गांधी जी अल्टीमेटली इनकलकेटेड कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स इस्लामिज्म विद इन इस्लामिक कम्युनिटी। ये खिलाफत मूवमेंट एक नॉन नेशनलिस्ट इशू था, आपको लोगों को नेशनल बनाना चाहिए था, रादर आपने लोगों को इस्लामिक कट्टरवादी बना दिया।
Why that Khilafat was supported on your part? You should have brought people on the road on the issue of India, not on the issue of Turkey. इसके वजह से हुआ क्या कि जो यंग जनरेशन इस्लामिक बच्चा है या फिर यंग जनरेशन ऑफ द इस्लामिक पॉपुलेशन है, दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन रादर देन गिविंग लॉयल्टी टू इंडिया, दे स्टार्टेड टू गिव देयर लॉयल्टी टू खलीफा, कुरान शरिया, मक्का मदीना रादर देन इंडिया। एंड इसके वजह से अल्टीमेटली फिर एक ब्रीड ऑफ इस्लामिक नेशनलिस्ट इंडिया में आती हुई हमको दिखाई देगी। इट वॉज अ डाइवर्जन ऑफ द कोर्स, वी कैन से दैट कि खिलाफत लीडर को खलीफा की पड़ी है, कांग्रेस लीडरशिप को स्वराज की पड़ी है। तो ये पर्टिकुलर इशू के वजह से हमेशा ही खिलाफत एंड कांग्रेस की लीडरशिप में देयर वाज अ स्प्लिट। इसके वजह से हुआ क्या कि लोकल लेवल पे अल्टीमेटली कांग्रेस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द हिंदू राइट विंगर। हिंदू कम्युनलिज्म, जिसके ऊपर हमने इलेबोरेटली बात पहले वाले लेक्चर्स में भी करके रखी थी, वो बहुत ही इलेबोरेटली बाहर आते हुए दिखाई दिया। इनफैक्ट 1914 प्रिसाइजली हिंदू महासभा वॉज क्रिएटेड बाय मदन मोहन मालवीय एंड 1914 ऑनवर्ड अब धीरे धीरे हिंदू कम्युनलिज्म जो है अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट लिबरल पीपल एंड thereafter अगेंस्ट इस्लामिक रिलीजन, फिर हिंदू महासभा ने ग्राउंड लेवल पे कैरी आउट किया। thereafter डिवीजन अमंग मुस्लिम, वी कैन से दैट विद इन इस्लामिक सेक्शन अपने बेसिकली सेक्युलर एंड thereafter कंजर्वेटिव, दैट इज लिबरल एंड कंजर्वेटिव लोगों के बीच में जो है बेसिकली क्या कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी। अल्टीमेटली इट वॉज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन इस्लामिक कम्युनिटी जो आपको इंडिया में आज तक दिखाई देगा। वेदर टू गिव लॉयल्टी टू रिलीजन, रिलीजन बोलता है कि मक्का मदीना, रिलीजन बोलेगा कुरान एंड रिलीजन बोलेंगे अल्लाह, प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर। तो उनको लॉयल्टी दे या फिर हम लोग इंडिया को, ये ज़मीन को लॉयल्टी दे। अल्टीमेटली दिस बिकम अ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, जिसका एक ह्यूज रिपरकशन विद इन इस्लामिक कम्युनिटी भी आपको दिखाई देगा। इस्लामिक कम्युनिटी का एक लिबरल बंदा जो है वो बिकम माइनॉरिटी एंड एक कंजर्वेटिव बंदा जो ही विल बिकम मेजॉरिटी। उसके ऊपर लेटर ऑन जब बेसिकली कम्युनल पॉलिटिक्स में जाएंगे तब हम लोग बात भी करेंगे। That finally brings me to the historiography during this particular time period कि कुछ सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म जो है बेसिकली गांधी जी का एंड ये पूरे मूवमेंट्स का आया है। सबसे पहले तो अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द मोहम्मदन्स, मतलब खिलाफत मूवमेंट। इट वॉज टेकन अप बाय मिस्टर गांधी विद टेनेसिटी एंड फेथ विच माइट हैव सरप्राइज मेनी मोहम्मदन्स देमसेल्फ। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि महात्मा गांधी जी ने अल्टीमेटली मूवमेंट में अपने आप पार्टिसिपेट किया एंड ही टेकन अप द कॉज ऑफ द एंटायर खिलाफत मूवमेंट, सो मच सो दैट यही खिलाफत मूवमेंट की वजह से लोकल लेवल पे मोपला रिबेलियन भी हुए या फिर मोपला रिलीजियस राइट भी हुआ। ये रिलीजियस राइट 1920 में हुए। मोपला नाम की एक रिलीजियस माइनॉरिटी है केरला में, दे आर एग्रीकल्चरल लेबर। ऑब्वियसली दोज एग्रीकल्चरल लेबर जो है दे पार्टिसिपेटेड इन द खिलाफत मूवमेंट, बट ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये मूवमेंट वायलेंट बनी एंड वायलेंट बन के किसके खिलाफ फिर आई, हिंदू जमींदारों के खिलाफ। एंड मोर देन 10,000 पीपल जो है दे वर मैसेकर्ड अक्रॉस केरला इन 1920-21 एंड गांधी जी वॉज टाइट लिप्ड अबाउट इट। गांधी जी ने इसके खिलाफ कभी कुछ बोला ही नहीं। क्यों? बिकॉज खिलाफत कॉज को आपको सपोर्ट करना था, उसमें आपका पॉलिटिकल फायदा था। एंड दैट इज व्हाट गांधी अम्बेडकर जी इज हाईलाइटिंग ओवर हियर कि इसको इतने टेनासिटी एंड फेरोसिटी के साथ महात्मा गांधी जी ने पिकअप किया। इवन मोहम्मदन लीडर्स को भी शौक बैठा कि भाई ये तो हिंदू बंदे हैं एंड फिर मुस्लिम कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। There were many people who doubted the ethical basis of the Khilafat movement and tried to dissuade Gandhi from taking any part in the movement, the ethical basis of which was so questionable. मतलब जो मैंने आपको बताया कि आपने मूवमेंट जो है पार्टिसिपेट क्यों की, नॉट बिकॉज यू वर रियली कंसर्न फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन बट बिकॉज यू वर इंटरेस्टेड इन हार्नेसिंग कंजर्वेटिव इस्लामिक पॉपुलेशन। एंड अगर आप कंजर्वेटिव इस्लामिक पॉपुलेशन को हार्नेस करोगे तो ऑब्वियसली उसका आपको पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, जो अभी हमने देखा था। एंड दैट्स व्हाई फिर अम्बेडकर जी का क्रिटिसिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियरेस्ट क्रिटिसिज्म। नेहरू ने भी क्रिटिसिज्म देके रखा हुआ था कि नेहरू ट्रेस बैक द मुस्लिम कम्युनलिज्म वे बैक टू द खिलाफत मूवमेंट। नेहरू का कहना था कि ओविंग टू द प्रोमिनेंस गिवन टू खिलाफत मूवमेंट इन 1921 a large number of the Maulavis and Muslim religious leader took a prominent part in the political struggle. They gave a definite religious tinge to the movement. Muslim generally were greatly influenced by it. नेहरू जी का कहना था कि व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण क्षत्रिय ट्रेडिशनल लीडर ऑफ इंडिया, वैसे इस्लामिक कम्युनिटी के ट्रेडिशनल लीडर रहे हैं। मौलवी है, इमाम है, काजी है, मुफ्तीज है। तो ये ट्रेडिशनल लीडर जो है 1920-21 में खिलाफत मूवमेंट के टाइम पीरियड में रास्ते पे आए एंड दे बिकम द रीजनल लीडर। एंड जैसे ही इनके हाथ में रीजनल लीडरशिप चली गई तो ऑर्डिनरी कंजर्वेटिव बंदा ये बेसिकली इनके लिए फिरोशियसली लॉयल रहा। एंड यही लोगों ने धीरे धीरे फिर इंडिया में इस्लामिक नेशनलिज्म चलाया। ये इस्लामिक नेशनलिज्म वाज आउट इन ओपन
आफ्टर 1940 जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी टू नेशन थियरी दी एंड मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामिक लोगों को ये समझाया गया कि यू आर नॉट इंडियन, यू नीड अ सेपरेट नेशन दैट इज़ पाकिस्तान। तो फिर ये वाला एस्पेक्ट क्यों डेवलप्ड हो पाया लोकल लेवल पे? बिकॉज काजी, मौलवी, इमाम, मुफ्ती ये लोग लीडर बने। और ये लोग लीडर क्यों बने? बिकॉज ऑफ दैट खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट करोगे तो खलीफा की बातें करोगे, एंड खलीफा की बातें करोगे तो हु आर द एजेंट्स ऑफ खलीफा एट अ ग्राउंड लेवल? यही वाले लोग तो है। एंड दैट्स वाई फिर धीरे धीरे इंडिया में इस्लामिक कम्युनलिज्म जो है डेवलप्ड हुआ। एंड देयर आफ्टर एनी बेजन जो है उनका भी क्रिटिसिज्म था। शी वॉज सिटिंग एट एन अद्यार, इफ यू रिमेंबर, शी वॉज the president of the Indian side of the Theosophical Society। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लेवेस्की एंड कर्नल ऑलकॉट ने बनाई थी। 1892 में इसका एक सेंटर अद्यार में तमिलनाडु में बनाया गया था, और यही सेंटर की हेड वॉज एनी बेजन। एंड इन्होंने भी अल्टीमेटली फिर गांधी जी का क्रिटिसिज्म देकर रखा था। इट वुड बी वेल इफ गांधी कुड बी टेकन इनटू मालाबार, जहाँ पे मोपला रिबेलियन हुआ था, see with his own eyes the ghastly horror which have been created by the preaching of himself। मतलब गांधी जी ने अल्टीमेटली जो मूवमेंट चालू करके रखी थी, इसका फायदा कम एंड आफ्टर लॉस ही ज़्यादा हुआ। गांधी जी का पॉलिटिकल करियर तो बन गया, एंड एज आई टोल्ड यू वाज अ श्रूड पॉलिटिशियन। एज अ श्रूड पॉलिटिशियन आपके हाथ जो है खून में सने होते ही होते हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी गांधी जी जो है इनका पॉलिटिकल करियर तो बन गया, बट हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन एंड इंडिया विल हैव टू पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस ऑफ इट बाय द टाइम ऑफ 1947। जब कम्युनल पॉलिटिक्स में जाएंगे तब ये वाला जो इंस्टेंस है इसका जिक्र डेफिनेटली हम लोग वापस करेंगे, बट दैट इज आफ्टर 1947।